सर आज मेरी कोशिश होगी, आपको तकलीफ दी है कि हम मोरिंगा के बारे में डिस्कस करें। मोरिंगा आपने बहुत जो है ना 10 साल हो गए आपको लोगों को समझाते हुए कि मोरिंगा क्या है, किस तरह खाना चाहिए। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर शो शुरू किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो नए लोग आना चाहते हैं, इस कारोबार में लगाना चाहते हैं, उनको मैं चाहूँगा कि आप गाइड करें। तो हम शुरू करेंगे मोरिंगा की कल्टीवेशन के उससे। तो मेरा पहला सवाल होगा कि मौसम के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसे कब लगाया जाए? और इसको लगाना कब है? इसको जब आपका दिल करे लगा ले। ये बड़ी एक मजाहिया सी बात होगी आप बड़ी, लेकिन ये ऐसा पौधा है जो सर्दी के अलावा हर मौसम में हो जाता है। तो लगाने का इसका सबसे अच्छा मौसम ये है कि सर्दी ना हो और सर्दी आने वाली ना हो, उसके बाद लगा दे। सर्दी खत्म हो गई फिर आप लगा दे, अगली सर्दी से पहले पहले लगा ले। तो आप ये समझिए कि मिड फरवरी से लेके आप मिड सितंबर तक इस पौधे को लगा सकते हैं। सही। ठीक है सर, अब अगला सवाल है सर कि अब जब हमने तैयारी कर ली कि हमने किस मौसम में लगाना है, तो बीज की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए? जो मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये सारा जो सराइकी बेल्ट है, और चोलिस्तान का भी इलाका उसमें आ जाता है, सिंध का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। इस इलाके का जो मोरिंगा है उसका बीज काले रंग का है, बोल्ड है काले रंग का। उसका तकरीबन साइज वो जो पीके 1 का वही है। वो बड़ा हार्डी है और उसके बहुत बड़े बड़े दरख्त बनते हैं, बड़ा विग्रस है वो। प्रेफरेबली वो पौधा जो ना ज्यादा सर्वाइव करता है। ठीक सर। तो ये तो हुआ बीज के बारे में। अब सर जमीन की तैयारी के बारे में बताएं कि जमीन की तैयारी किस तरह की जाए, जमींदार क्या करे उसके लिए? देखिए जी, अगर तो आपने उसको फसल के तौर पे लगाना है तो उसके लिए जैसे हम मकई के लिए जमीन तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फसल जमीन तैयार करें, बिल्कुल मकई की तरह या आलू की तरह जैसे करते हैं, बिल्कुल वही उसी तरह पुराना जो रोटावेट करें, जमीन में 2 से 3 हल चलाएं, सुहागा चलाएं, और उसके बाद जैसे मकई के लिए आप 2.5 से 3 फुट के फासले के ऊपर खेलियां निकाल लेते हैं। तो इसी तरह वो खेलियां निकाले, उसके ऊपर 1-1 फुट के ऊपर के फासले के ऊपर जैसे मकई का चोपा लगाते हाथ से, वैसे ही मुरिंगा के सीड का चोपा लगा दे। ये बिल्कुल वही है। देखिए, आइडियल ये है कि आप 8 घंटे बीज को पहले पानी में भिगो लें, उसको पहले पानी में भिगो लें, प्राइमिंग कर लें 8 घंटे। उसकी फिर जर्मिनेशन बेहतर होगी, उसकी जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाएगा, सीड अच्छा आएगा। तो एक रात पहले सीड को भिगो दें और अगले दिन खुश्क में चोपा करें, और उसके बाद फिर पानी लगा दें। शोल्डर सोइंग करें ना, बिल्कुल टॉप पे नहीं करें, नीचे नहीं करें, जैसे शोल्डर सोइंग करते हैं तो रिज के ऊपर शोल्डर सोइंग करें, उसके बाद फिर पानी लगा दें। ये सबसे अच्छा यही है। अगर गर्मी ज्यादा है तो फिर आपको हफ्ते में 2 दफा पानी भी लगाना पड़ेगा। और आमतौर पे सीड जो है ना, वो 8 से 10 दिन के अंदर वो सीड आना बाहर स्टार्ट हो जाता है। और पहले इसकी हुक फार्म बनती है, हुक फार्म बन के फिर हुक खुलती है, फिर इसके लीफ बाहर आते हैं। तो आपको हुक नजर आएगी पहले। तो उससे ये होता है कि जमीन, अगर बारिश के फौरन बाद वहां पे सोइंग के फौरन बाद बारिश हो जाए तो उसके ऊपर जिसे हम कहते हैं करंट बन जाता है, सख्त जमीन हो जाती है, तो फिर आपको हल्का हल्का पानी दोबारा लगाना पड़ेगा जमीन को नरम करने के लिए, वरना सख्त जमीन के अंदर फिर ये निकलना इसका ये मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, मोरिंगा अगर तो आपने दरख्त लगाना है ना, तो वो अगर आपने जैसे वो सराइकी बेल्ट में पूरा 4 फुट का डंडा लगा दिया, बरसात में लगा दिया, तो वहाँ बारिशें होती हैं, आप 1-2 दफा पानी लगा देंगे तो वो खुद ही हो जाता है। या अगर आपके पास नर्सरी है, वो 4 से 5 फीट की नर्सरी है, और उसको आपने गड़ा खोद के उसके अंदर कंपोस्ट डाल के लगा दिया है, और उसको आपने ज़ाहिर है शुरू में आपको 2-3 माह ज़रा पानी एहतियात करनी पड़नी है, फिर चल पड़ना है। लेकिन जो फसल के लिए बीज से लगाना है ना, ये बहुत पानी मांगता है। इसको आप हर हफ्ते तकरीबन पानी लगाना पड़ेगा आपको ना शुरू में, क्योंकि गर्मी आ जानी है। अगर आपने मार्च अप्रैल में मई में लगाया है तो गर्मी इतनी आ जानी है, तो अगर आप पानी इसको मिस करेंगे तो कभी अगर मौसम थोड़ा ठीक है तो 1 हफ्ता मिस भी हो सकता है,
ये डिपेंड करता है, वरना आपको कम से कम 15 दिन के बाद तो पानी लाजमी इसको देना पड़ेगा, लाजमी देना पड़ेगा 15 दिन के बाद पानी। और फिर अगले इसके चैलेंज आ जाते हैं जड़ी बूटी के और खादों के, तो उस पर भी बात करते हैं। हाँ, यही अगला सवाल मेरा सर यही था कि खाद का क्या करेंगे। अगर कोई बंदा ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहा है तो वो क्या करे, अगर कोई यूरिया और डीएपी इस्तेमाल करना चाह रहा है तो वो क्या करे। देखिए जी, पहले हम बात करते हैं खाद की। तो पहले तो ये 1 एकड़ में बिजाई के वक्त जब आप जमीन तैयार करते हैं ना, तो वहां आप डीएपी की 1 बोरी 1 एकड़ में बिजाई के वक्त डाल दें। उसके बाद आप पहले या दूसरे पानी के साथ बेहतर है कि एक पानी छोड़ दें, उसको अभी जर्मिनेट होने दें। जब ये जर्मिनेट कर जाए ना 10 कुछ दिन के बाद, जब आपको मोरिंगा नजर आना शुरू हो जाए, फिर उसमें स्प्लिट करके ना, इकट्ठी ना डालें, फिर कम से कम 3 हिस्से करके ना मोरिंगा इसमें यूरिया डालें। तो उसमें जो आधी बोरी यूरिया है ना, वो आप जो 1 महीने के बाद आपने लगाना है ना पानी, उसके साथ लगा दें। फिर उसको फिर अगले एक पानी छोड़ के अगला पानी, यानी 1 महीने के बाद फिर एक आधी बोरी फिर दे दे यूरिया। उसके बाद जब मोरिंगा पहुंच जाएगा ना 2-2.5 फीट के तक, उसके बाद तो फिर आपको ना हल्का हल्का यूरिया का छट्टा जब पत्ते मुसलसल लेंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा। और पहले 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर आप पोटाश भी साथ डाल देंगे ना, तो वो भी पौधे की डेवलपमेंट में, उसकी टॉलरेंस देने में ना 1 बोरी के एकड़ में काफी है, तो वो भी पौधे को बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, अब ठीक सर, ये तो हो गया खाद का कि खाद डाल दी। अब आते हैं बीमारियों की तरफ कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनका सद्देबाब क्या है। देखिए जी, अभी तक पिछले साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मोरिंगा के ऊपर स्वाए टर्माइट के कोई बीमारी का रिपोर्टेड नहीं था। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कोई एक आध दरख्त को कहीं फंगस लग के वो खत्म हो जाता था, वो हमने देखा था कि अगर आपके पास 50 दरख्त खड़े हैं ना, तो उनमें से एक आध को दूसरे तीसरे साल को थोड़ा बहुत फंगस लगता था, वो सूख भी जाता था। वो माइंड नहीं करते थे कि चलो आपके पास एक आध दरख्त हो गया, दवाई क्या यूज करनी है। टर्माइट जो ना दीमक जिसे हम कहते हैं, ये इस दरख्त को लगती है। तो अगर जिस इलाके में टर्माइट मौजूद है, वो मोरिंगा की जड़ों के ऊपर भी लगती है। तो जब इसकी जड़ों के ऊपर लगती है तो इसको ये खा जाती है फिर। तो आमतौर पे निशानी, अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जिस मोरिंगा के दरख्त के ऊपर ना गूंद बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाए, आप देखते हैं जगह जगह से गूंद निकल रही है, गम निकल रही, बड़े खुश हो रहे हैं, ये मोरिंगा के ऊपर गूंद निकल रही, भाई गूंद ले जी, गूंद इसकी मेडिसिन वैल्यू है। मैंने तो ये देखे, जिस पौधे में ज्यादा गूंद निकले वो बाद में सूख जाता है। और निकलता क्या है कि वो पौधा अपनी सर्वाइवल की तरफ जा रहा था और उसकी जड़ों में दीमक लग गई या कोई बीमारी लग गई और पौधा खत्म हो गया, और पता लगता है ठा पौधा गिर गया, खत्म हो गया पौधा। अच्छा, लेकिन जब से ये कमर्शियल शुरू हुआ है ना, वो थे दरख्त थे, आपके पास 5-6 दरख्त खड़े हैं, एक में लग गया, आप परवाह नहीं करते थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। लेकिन जब से ये फसल के तौर पे मुतारफ हुआ है, तो जाहिर है उसके ऊपर फिर बीमारियां भी आना शुरू हुई हैं। और इस दफा जो क्लाइमेट चेंज हुआ है बहुत ज्यादा, अब सर्दी गई नहीं पंजाब में, तो अब ये है कि हमारे यहाँ वगरना हमारे मार्च के एंड पे एसी चलना शुरू हो जाते थे। अप्रैल सारा एयर कंडीशन वाला मौसम होता था, मई जून तो खैर छोड़ें जो सूरत है। अब ये हो रहा है कि एक दिन ज्यादा एसी चलता है, तो अगले दिन आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, फिर 1-2 दिन आपके ठीक गुजर जाते हैं। अब मौसम ऐसा चल रहा है। अब उसमें ह्यूमिडिटी भी है, बारिशें भी इतनी ज्यादा है, बारिशें खत्म ही नहीं हो रही। अब उसकी वजह से, ह्यूमिड कंडीशन की वजह से इस दफा फंगस का अटैक आ रहा है। टर्माइट का भी है, लेकिन फंगस का अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है। और उसमें क्या है कि जैसे आपने वो इवन बलूचिस्तान से लेके पंजाब तक हर जगह के ऊपर ना उसका ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। और उसमें क्या है कि जैसे अगर आप ये देख सकें कि ये इस तरह का आता है कि पहले उसके जो पत्ते हैं ना, उसके पत्ते जैसे झुलसाओ होता है ना, पत्ते उसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वाइट वाइट पत्ते उसके स्पॉट नजर आते हैं, स्पॉट नजर आने के बाद फिर क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता
वो पत्ता सारा सारा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, चुड़मुड़ होने शुरू हो रहे हैं। चुड़मुड़ होने के बाद फिर वो पत्ते जो है ना, वो पूरा का पूरा दरख्त जो है ना, वो बिल्कुल वो गिर जाता है। तो अगर आप ये देख सकें कि इस तरह की पोजीशन हो जाती है कि ऊपर जो टिप है ना वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। एक ये याद रखें, मोरिंगा जितना मर्जी उसके ऊपर अटैक हो जाए, उसकी जो ऊपर वाली टिप है ना, ऊपर वाली टिप वो हरी रहती है, उसकी टिप हरी रहती है और उसमें कोई मसला नहीं आता, वो बेहतरीन रहती है। लेकिन इस बीमारी के साथ क्या है कि इस किस्म का जाला बनता है, इस किस्म का पहले बनता है जाला, जाला बनने के बाद फिर वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और उसकी ऊपर वाली जो टिप है ना वो सूख जाती है, ऊपर वाली टिप सूख जाती है। और उसके बाद वो पौधा जो है ना, अगर फौरी तौर पे आप क्लोरोपायरोफास और सल्फर की कोई भी मेडिसिन, ये दोनों इकट्ठी अगर आप उसमें जो नहीं देते तो ये पौधा फिर नहीं बचता। अगर फौरी तौर पे ये दोनों आप इसको फ्लड भी कर सकते हैं, इनको स्प्रे भी कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि इसमें टर्माइट की भी साथ मेडिसिन दे दें एहतियातन, और क्लोरोपायरिफास भी दे दें, और साथ आप उसमें सल्फर की कोई भी मेडिसिन जो है ना वो आप अप्लाई कर दें। उससे ये फंगस भी, और अगर साथ कोई कुछ ना कुछ अटैक्स उसमें ना वो भी आ रहे हैं, स्नेल्स भी आ रहे हैं, तो इस क्लाइमेट चेंज तो वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखा है कि फसल दोबारा नए पत्ते निकालना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी उसमें वो नीचे तक नहीं गया था जब ऊपर चंद एक पत्ते झुलसाव में आए। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो फिर आहिस्ता 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 पूरे का पूरा पौधा सूख जाता है, जब जड़ों तक वो पहुंच जाए फिर वो पौधा नहीं बचता। तो ये इस दफा ये बीमारी मोरिंगा के ऊपर बलूचिस्तान से लेके पंजाब तक मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये रिपोर्टेड है, और इसके फौरी तौर पे जो ही आपको ये नजर आए, क्योंकि एक ये फंगल डिजीज ऐसी होती है कि एक पौधे को लगेगी, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, बड़ी तेजी से फैलती है, तो उसमें फौरी तौर पे आप वो फ्लड कर दें या स्प्रे कर दें दवाई। इसके अलावा बाकी हमें रूटीन में मोरिंगा के ऊपर कोई ऐसी मेडिसिन स्प्रे यूज नहीं करना पड़ती थी, ये इसी दफा आया है। सही। और दूसरा सर ये है सवाल था कि अब जब यहाँ तक हम पहुँचे कि जब ये कहाँ से इसकी फसल लेना शुरू करे ज़मींदार, मतलब कितनी बड़ा होने के बाद इसकी कटाई शुरू करे और कितने अरसे में ये बड़ा होता है? देखिए जी, अगर आप इसको खाद पानी ठीक देते रहें और साथ जड़ी बूटी को साफ रखें, क्योंकि कोई भी सेलेक्टिव हर्बेसाइड आपके पास ऐसा नहीं है कि आप वो अप्लाई करें और उससे जड़ी बूटी साफ हो जाए और मोरिंगा कुछ ना हो, मोरिंगा इफेक्ट होगा। तो उसमें क्या है कि आपको मुसलसल उसमें आप समझे कि जब भी उसमें आपको नजर आए जड़ी बूटी, आपको वहां करना पड़ेगा। कई मुल्कों में तो मैं ऐसा देखा है कि वो ये करते हैं कि छोटे जो ट्रैक्टर है ना, अगर वो 5 फीट का ट्रैक्टर है ना, तो वो रोड टू रोड डिस्टेंस 5 फीट का रख लेते हैं, वो हर महीने उसके अंदर ट्रैक्टर फेर देते हैं, हल चला देते हैं, जड़ी बूटी साफ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह तो ना वो ऐसा ही करते हैं कि 5-5 फीट के फासले पे के पौधे लगा देते हैं लाइनों में, और दरमियान में ट्रैक्टर चलता है। वो सबसे कास्ट इफेक्टिव है। मैंने भी यहाँ उसकी कोशिश की है कि कुछ इलाकों में ऐसे करके देखें, क्योंकि जब अब आप, लेकिन उसमें पौधे थोड़े मिलेंगे आपको, ज़ाहिर है पौधे उसमें कम हो जाएंगे। आप 1 फुट से कम फासले पे आपने पौधा क्या लगाना है? अच्छा, अगर आप लगाते हैं ये 2.5 या 3-3 फीट के फासले के ऊपर, तो इसमें तो कोई ऐसी मशीन नहीं फिर सकती। हमारे यहाँ अभी ऐसे कोई वीडर अवेलेबल नहीं है मैनुअल के, छोटा सा वीडर, जैसे कुछ लोगों ने तो वैसे वो मोटरसाइकिल के पीछे भी लगाए हुए हैं, या कुछ इलाकों में देखा है एक गधे के साथ भी पीछे एक छोटी सी तरफाड़ी टाइप लगा लेते हैं, वो उसके अंदर चलाते रहते हैं, फिर तो ठीक है अगर आपने ऐसा कर लिया। वरना ये है कि आपको वो कसौले के साथ और इसे कसे जो स्पेड है, कही है, कसी है, उसके साथ आपको सफाई करना पड़ती है इसकी। तो वो लेबर काफी लगती है आपकी। वो लगाएंगे तो तब मोरिंगा की फसल चलेगी। अगर वो आप इसके अंदर जड़ी बूटी को साफ नहीं करेंगे साथ साथ, तो फिर सारा खाद पानी सब कुछ उसने ले लेना है और मोरिंगा की फसल
बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और फिर इसके अंदर जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी के ऊपर बीमारियां भी आती हैं, उसके ऊपर इंसेक्ट भी आता है, वो फिर इसके ऊपर ही आएगा। एक तो सबसे बड़ा मोरिंगा का जो खर्चा है वो उसकी जड़ी बूटी साफ करना है। ये जड़ी बूटी आपने साफ रखनी है। आमतौर पे ये है कि अगर आपने मार्च या अप्रैल में फसल ली है तो आपका जून या जुलाई के अंदर जो फसल है वो 3 फीट तक फसल हो जाती है। जब 3 फीट तक फसल हो जाती है ना, तो फिर उसको ना ऊपर से टॉपिंग कर देते हैं, साइडों से भी पत्ते उतार लेते हैं। फिर आपकी ये सहूलत है, दुनिया में मैंने देखा है कि वो 5-5 फुट के ऊपर भी पत्ते काटते हैं, 4 फुट पे भी काटते हैं, 2.5 फुट पे भी काटते हैं, 3 फुट जरा इजी है। तो ये फिक्स नहीं है, ये आपने एडजस्ट करना है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है उन्होंने 5 फुट के पौधे लगाए हैं, यानी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिफरेंस भी 5-5 फुट का है। तो पौधे जब आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं पत्ते ट्रॉपिकल इलाकों में, तो वो इसको खड़े खड़े काट लेते हैं। हाथ से भी वो आराम से इसकी टहनियां कट जाती हैं, और किसी आराम से दरांती वगैरह से भी कट जाती हैं, फिर इसको काटते रहे। लेकिन चूंकि हम ज्यादातर ये ऐसे ही कर रहे हैं कि ये जो 2.5-3 फुट की रोज के ऊपर लगा रहे हैं और 1-1 फुट के ऊपर लगा रहे हैं पौधा, तो उस 1-1 फुट से जब पौधा जब इतना होता है तो हम उसके ऊपर से लेते हैं और उसको 3 फुट से बढ़ने नहीं देते। तो फिर ये होता है कि जो बरसात वाला मौसम है ना, बरसात में आपको हर तकरीबन 20 को दिन के बाद आपको पत्ते इस काबिल हो जाते हैं कि आप उनको तोड़ लें। और सिर्फ पत्ते नहीं उतारने, पूरी टहनियां उतारनी है आपने। फिर उसको आप बताता हूँ कि उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो टहनियां उतारनी है, तो फिर वो दोबारा जब उग जाती है तो फिर उनको उतारते जाए। तो ये तकरीबन आमतौर पे 15 को अक्टूबर तक आपको ये 6 से 7 दफा आप ये काट लेते हो साल में। और यही है, फिर विंटर के अंदर आपको नए पत्ते नहीं मिलने। यही है कि जो गर्मियों में फसल तैयार हो गई है उसी के अगर आप रख छोड़े और विंटर में उतारते रहे, लेकिन जब फ्रास्ट वगैरह शुरू हो जाती है फिर वो भी डैमेज हो जाते हैं, फिर वो उनकी भी वो खुश्क हो जाते हैं, फिर उनके अंदर भी न्यूट्रिशन ड्रास्टिकली नीचे चली जाती है। अब पत्ते उतार लिए सर, अब इनको आगे क्या करना है, जमींदार क्या करेगा? देखिए जी, पत्ते उतार लिए ना, अब पत्ते उतारने के बाद इसका आसान तरीका ये है कि इसको गुच्छे इकट्ठे पकड़ लें। इकट्ठी टहनियां जो है ना, वो टहनियों समेत उतारने, उसके गुच्छे बना लिए और उनको पानी में ऐसे जैसे डिप करते हैं ना, ऐसे 2-4 दफा डिप करके ना पानी के अंदर उनको ऐसे धो लें। धो के उनको किसी धागे से बांध के ना आप टांग दें उन्हें। 1 दिन तक आप टांगे रखें ताकि उनके ऊपर जो या ओवरनाइट कर दे ताकि उसके ऊपर जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सारा गिर जाए। उसके बाद उन टहनियों को अकेला अकेला करके, अब आपके पास अगर ड्रायर है तो फिर ड्रायर के अंदर, अगर ड्रायर नहीं है तो फिर भी आपने छांव के अंदर पंखा चला के, या छत वाला पंखा या पेडस्टल फैन या एग्जॉस्ट फैन, या कुछ भी नहीं तो वैसे ही आपने शीटें बिछा के टेबल ले लें, उसके ऊपर ग्रीन नेट की शीट बना लें या लकड़ी की टेबल बना लें। लेकिन बेहतर है कि उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो कि टॉक्सिक हो। उसके ऊपर सिंगल सिंगल तह में पौधे रख दें और उन्हें सूखने दें। और उसमें कोशिश करें कि कंडीशन जो है ना वो कोई ऐसी हाइजेनिक ही रहे, कोई मक्खियाँ, मच्छर, रोडेंट्स ऐसे ना हो। और वो पत्ते अगर आपने बगैर ड्रायर के करने हैं तो वो कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। अगर ड्रायर से करेंगे, अच्छा ड्रायर होगा तो वो 1 दिन में ड्राई कर देगा, तो वो पत्ते खुश्क हो जाएंगे। तो जो खुश्क पत्ते हैं उसकी निशानी ये है कि पत्ते पकड़ के अगर हाथ से आप ऐसे करें ना तो वो कर्च कर्च करके ना पाउडर बन के गिरे। अगर वो सौगी है पत्ते, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर है। अगर पत्ते का रंग डार्क हो गया, जैसे काटे थे, दरख्त खड़ा है आपके पास, उसी के पत्ते लेके आप देख ले 4-5 दिन के बाद, अगर उससे ज्यादा गहरा कलर हो गया, इसका मतलब उसके ऊपर फंगस आ गया, और उसको जाया कर दें। वो खाने के ना इंसानों के जानवरों के काबिल नहीं है। तो ये है कि वो कर्च कर्च करके टूटे, आवाज आए और वो पाउडर बन जाए, तो वो ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मार्केटिंग है, आपने फर्दर क्या प्रोसेस करना है। आपने एज सच पत्ते सेल करने हैं, आपने उसकी चाय बनानी है, आपने उसके साशे बनाने हैं, आपने उसको पाउडर की फॉर्म में बनाना है, आपने पाउच बनाना है, आपने कंटेनर में रखना है, आपने उसकी पैकिंग किस तरह की करनी है, आपने टेबलेट्स बनानी है, कैप्सूल बनाने हैं, किसी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स करने हैं। ये असल काम अब शुरू होना है।
कि अब आपकी वो प्रोसेसिंग के बाद आपकी मार्केटिंग क्या है। तो अगर तो लोग ये समझते हैं कि ये हमने ड्राई कर लिया जिम्मेदार ने, अब ये मंडी में ले जाएंगे और वहां से सेल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑनलाइन इनकी सेल करना पड़ेगी, आपको इसका ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको इसकी मार्केट खुद डेवलप करना पड़ेगी। अब पाकिस्तान में अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह इस 12 साल की रिसर्च के बाद, अवेयरनेस के बाद, अब कोई पाकिस्तान का पढ़ा लिखा बंदा या कोई जिम्मेदार, मैं दावे से कह सकता हूं, कोई पढ़ा लिखा बंदा और दूसरा जिम्मेदार भी ऐसा नहीं है जिसने मोरिंगा का नाम ना सुना हो, जिसने ये ना सुना हो कि मोरिंगा जो है ना इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, ये ना सुना हो। लेकिन उसको ये भी पता है, लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसके पास एक्सेस नहीं है, उसको मिलता कहीं नहीं है। अब एक तरफ ये कि जिम्मेदार का बिकता नहीं है और जो अवाम है उसको मिलता नहीं है। जो दरमियान वाला सेक्शन है ना, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ये सारा डिलीवरी सिस्टम, ये बड़ा कमजोर है अभी, ये बहुत कमजोर है अभी। वो इतना कमजोर है और इतना कीमती कर देता है। जिम्मेदार जो एक पत्ते बनाता है वो उसकी प्राइस से कम 3 से 4 गुना चली जाती है जब वो उसको पैकिंग बनाता है, उसको टैक्स पे करता है और उसको कोरियर के एक्सपेंसेस, ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन के अपने अखराजात हैं, ठीक है, कोरियर के बहुत ज्यादा अखराजात है। सबसे महंगा इसमें कोरियर है, जो जितना आप कमा रहे हो उतना कोरियर कमा रहे हो। उसके अलावा फिर अगर जिस शॉप पे रखते हो, वो रिटेलर जो है ना, वो रिटेलर उसका बहुत बड़ा मार्जिन लेता है। तो वो एक चीज जो 100 रुपए की जिम्मेदार से निकलती है, कंज्यूमर के पास वो 400 या 500 रुपए की पहुंचती है, तो वो समझते ये बड़ा महंगा है जी। वो ये नहीं देखते कि दरमियान में चैनल्स कितने हैं सारे। अब जिम्मेदार ऐसा, या तो ये है ना कि लोग जो जाए सीधा जिम्मेदार के पास उठा के ले आए, वो तो आपको सस्ता मिलेगा आपको, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। तो यहां सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि जो उसकी वैल्यू एडिशन करनी है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग के बाद उसका डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट रखना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है और लोगों तो तक उसकी बेहतरीन कंडीशन में पहुंचाना है ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए और विद इन बेस्ट कंडीशन जो है ना वो कंज्यूमर के पास पहुंचे। मैंने ये सवाल रखा भी आखिर में इसीलिए था कि ताकि दिलचस्पी कायम रहे जमींदार की कि ये कितने पत्ते पर एकड़ दे देता है जो है ना साल में। देखिए जी, अगर तो आपकी फसल अच्छी कंडीशन में है, आपने खाद पानी उसका अच्छा रखा है और फसल को आपने बड़ी अच्छी लुक आफ्टर की है और उसमें से आप 7 के करीब कटिंग ले सके हैं और आपके 20,000 पौधे भी हैं एक एकड़ में, 20,000 पौधे भी हैं आप एकड़ में और आपने अच्छी केयर की है, तो फिर इससे 10 से 12 टन फी एकड़ एक साल में आपको फ्रेश पत्ते मिलते हैं, 10 से 12 टन। और उसमें से जो आपने ड्राई पाउडर लेना है, ड्राई पत्ते लेने हैं, वो तकरीबन 1 से 1.5 टन है। नहीं, 1 से 1.5 टन आपको साल का मोरिंगा के एक खेत से पाउडर मिल सकता है अगर अच्छी फसल है। अगर पौधे कम है, अगर फसल अच्छी नहीं है, तो जाहिर है इसको बेतदरीज कम करते जाए। आपने कहा 1 से 1.5 टन पत्ते मतलब पाउडर मिल सकता है। अगर 1 से 1.5 टन पाउडर मिलता है, ये तो बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट बन जाती है, क्योंकि एवरेज जो मैंने नोट किया है ये तो 1500 से 2500 के दरमियान इस मुल्क में बिक रहा है। कोई कंपनी 1500 में बेच रही है, कोई 2500 में। अगर इसको 1500 रुपए में भी लगाया जाए 1 टन की कीमत, ये तो जमींदार बहुत इससे कमा सकता है। तो आखिर क्यों नहीं इस तरफ आ रहे लोग? देखिए जी, सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो ई मार्केटिंग है ना, वो आम जिम्मेदार समझता है कि उसके लिए बड़ी मुश्किल है। आम जिम्मेदार समझता है, जिम्मेदार चाहता है कि मैं बस फसल काश्त करूं और इसको मंडी में ले जाऊं और वो मेरी बिक जाए, मेरे पास पैसे आ जाए। जिम्मेदार फसल को काट के उसको चंद दिन भी रखना पसंद नहीं करता। खुश करना पत्ते, उसको हाइजेनिकली करना, फिर उसको प्रोसेस करना, पैक करना,
ये सारे बखेड़े करने, ये जिम्मेदार इस तरफ आता नहीं है। जिम्मेदार कहता है ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, और फिर मैं कर भी लूं, फिर नेट के ऊपर ई मार्केटिंग मेरे लिए मुश्किल है। तो जो हिम्मत करता है फिर वो देखता है कि उसको रिटर्न मिलता है। और डॉक्टर साहब आपका बहुत थैंक यू, इस रमज़ान के महीने में आपने टाइम निकाला व्यूअर्स के लिए, ख़ास तौर पे हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। ये हमने एक चैनल शुरू किया है जिसमें अवेयरनेस देना चाह रहे हैं ज़मींदारों को, तो आपने तकलीफ़ की, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।